गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर थर्ड। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर थर्ड उसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, कि किस तरह से जो नाजिज्म है मतलब नाजीवाद जिसको हम बोलते हैं, और हिटलर का कैसे उदय हुआ, राइज कैसे हुआ हिटलर। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था उस टाइम के अंदर जिसकी वजह से हिटलर बना और सारा का सारा जो सिस्टम हुआ था वो देखा गया। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, देखिए वाइमर रिपब्लिक का जो बर्थ है वो कैसे हुआ। वाइमर जो है वो जर्मनी, देखिए हिटलर जो है वो जर्मनी का था। ठीक है, और जर्मनी है, देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, 1914 से पहले जो जर्मनी है वो काफ़ी पावरफुल कंट्री के अंदर आता था और इसने अपने आसपास के एरिया को काफ़ी कैप्चर कर रखा था और इनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसी के अंडर में ब्रिटिश जो ना वाइमर वहाँ की जगह का नाम है, वहाँ पे रिपब्लिक बनाया गया। ठीक है, पहले ये राजा के अंडर में थे, राजा का शासन था और उसके बाद में उसको रिपब्लिक बनाया गया। तो किस तरह से इसका जो रिपब्लिक है वो बना। जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो डेट है वो आपको ध्यान में रखना है, 1914 से लेके 1918 तक का। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, इसको ध्यान में रखना है। तो जर्मनी जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्ट लिया था, भाग लिया था अलोंग विद ऑस्ट्रियन एम्पायर, और उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ में कौन था, ऑस्ट्रियन, जो ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया है। ठीक है, एंड अगेंस्ट, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी किसके अगेंस्ट में था, अलाइज। देखिए अलाइज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। अलाइज एक ग्रुप था जिसके अंदर इंग्लैंड था, फ्रांस था और रशिया था। ये जो टॉप मोस्ट जो कंट्रीज़ थे ना, बड़े बड़े देश, ये इसके अंदर इंक्लूड थे। तो इनके अगेंस्ट में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रिया है उसकी आर्मी थी, और एलाइज जो थी, एलाइज ग्रुप की जो आर्मी थी उसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया और उसके जो कॉलोनियल थे वो सारे थे। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपिंग, देखिए इनिशियली जो है वो जर्मनी है वो गेन्स कर रही थी, जीत रही थी ऑक्यूपाइंग, और उसने फ्रांस और बेल्जियम्स को भी जीत लिया था। हाउएवर द अलायंस वुन डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर इन 1918, लेकिन ये जो है ना इनकी जो जीत थी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रही, और जो अलायंस थे वो लोग फाइनली जीत गए थे। लास्ट में जो जीत हुई थी वो अलायंस की हुई थी, ये जो ग्रुप था एलाइज ग्रुप, तो इनकी जीत हो गई थी और जर्मनी है वो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, और जो एलाइज है वो 1980 है उनके अंदर सेंट्रल पावर बन गए थे। ठीक है, तो यही देखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके अगेंस्ट में हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, और इनके अपोजिशन के अंदर अलाइज ग्रुप था। ठीक है, ये हुआ था 1914 से 1918 के अंदर, और 1914 के स्टार्टिंग में तो जर्मनी है वो काफ़ी पावरफुल था, उसने फ्रांस और आसपास का एरिया कैप्चर कर लिया। बट लास्ट जब एंड हुआ था जो भी वॉर था उसका एंड टाइम पे जर्मनी है उसकी हार हो गई थी। The defeat of the Imperial Germany and the abdictions of Emperor gave an opportunity to parliamentary parties। देखिए अब जब जर्मनी हार गई, जर्मनी के अंदर जो राजा का शासन था, ठीक है, एम्पायर था, उसके बाद में जो लोग थे या वहाँ के जो भी टाइम था ना उसके अंदर एक पार्लियामेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग गए लोग, कि जो भी पार्टीज़ हैं वो चाहती थी कि जर्मनी में है वो एक मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, पहले राजा का शासन था और जैसे ही कोई देश हार जाता है तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज होता है तो फिर कुछ नया सिस्टम ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह जर्मनी की जो पॉलिटी थी उसके अंदर भी पार्टीज़ ने जो है वो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढी। एक नेशनल असेंबली, इसके लिए देखिए एक नेशनल असेंबली बनाएगी कहाँ पे, वाइमर के अंदर। ठीक है, वाइमर जगह का नाम है। एंड द एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, और एक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर था। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो पावर होती है वो सेंटर और उसके बाद में उसके जो स्टेट्स होते हैं उसके अंदर डिवाइड कर दी जाती है। जैसे मान लेते हैं इंडिया है, कैपिटल हो गई दिल्ली, और ये अदर जो स्टेट्स है तो ये फेडरल सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट उन लोगों ने स्टार्ट कर दी। द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल, जो रिपब्लिक जो थी ना उसको लोगों ने अच्छे से रिसीव नहीं किया, मतलब लोग उसको नहीं मानने। इट वोमन पीपल्स लार्जली, उसके खुद के जो लोग थे ना, जैसे जर्मनी के जो खुद लोग थे ना वो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, क्योंकि जो ट्रम इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीटेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्लियामेंट बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया था, लेकिन जर्मनी के जो लोग थे ना वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो टर्म्स थी, इनकी जो भी शर्तें थी या जो भी रूल्स और वगैरह थे ना
तो ये किस हिसाब से बनाए गए थे, ये फोर्सली एक्सेप्ट करने पड़े थे लोगों को। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जब जर्मनी की 1918 के अंदर हार हो गई थी, और ये जो हार हुई थी ना, ये बहुत बुरी तरह से इनकी हार थी, और इससे हार की बाद में उनको काफ़ी संधियाँ यानी ट्रेडी करनी पड़ी थी दूसरी जो जीती हुई कंट्रीज थी उनके साथ, और उन्हीं के हिसाब से फिर उनको अपना शासन चलाना पड़ा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग थे वो अपने अंदर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो देखिए हार जब हुई थी तब तो किंग का राज था, ठीक है, राजा का शासन था, राजा के अंडर में इनकी हार हुई थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को चेंज करना चाहा, लेकिन फिर भी लोग जो है वो मन से नहीं मान रहे थे इस चीज़ को। मैनी जर्मन हेल्ड ए न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर। तो जो लोग थे ना, जनता, वो मान नहीं रही थी, और वो जो हार हुई थी जर्मनी की उसको वाइमर जो रिपब्लिक था ना उसी को रेस्पॉन्सिबल मान रही थी, मतलब जो पॉलिटिक्स थी उस टाइम की, उस पॉलिटिक्स को वो रेस्पॉन्सिबल मान रही थी हार के लिए। और बट द डिस्ग्रेस एट वर्साइल, और जो वर्साइल, देखिए वर्साइल जो है वो जर्मनी की एक प्लेस है, जगह का नाम है, और वहाँ पे उन जो एलाइज जो थे ना उनके साथ में जर्मनी की एक ट्रीटी हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और जर्मनी की हार हो गई, उसके बाद में अलाइज ग्रुप और जर्मनी के अंदर एक ट्रीटी हुई थी, उनका जो जर्मनी का किंग था, ठीक है, उसने, तो ये जो ट्रीटी हुई थी ना, ये बहुत ही, उनके जो रूल्स थे वो बहुत ख़राब थे, जर्मनी की जनता जो है ना उसको शोषण करने वाले थे, तो लोग जो है ना इसको अच्छा नहीं मान रहे थे, और उस ट्रीटी के लिए अपने आप को काफ़ी दबा हुआ महसूस कर रहे थे। बहुत तरह के मतलब हार्ड जो रूल लागू किए गए थे लोगों के ऊपर। तो जो जनता थी वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट है उसको रेस्पॉन्सिबल मान रही थी हार के लिए, और जो ट्रीटी की गई थी वर्साइल की उसके लिए, कि गवर्नमेंट है उसने अच्छा काम नहीं किया और उसकी वजह से जनता है उसका शोषण हो रहा है। द इफ़ेक्ट ऑफ वार, देखिए जो भी वार हुआ था उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि 1914 से पहले जो जर्मनी थी वो काफ़ी पावरफुल थी, और उसके पास में भी काफ़ी फुलफिलमेंट थे, अच्छे से उनका शासन चल रहा था, राजा का राज था, ठीक है, और ये काफ़ी मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब युद्ध हो गया और उसके बाद में जब जर्मनी की हार हो गई, ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो लोग थे वो जर्मनी को इसका रेस्पॉन्सिबल मानने लगे कि जो युद्ध हुआ था, क्योंकि देखिए जब लड़ाई होती है तो नुकसान सबको होता है, ठीक है, तो दोनों तरफ जो अलाइज ग्रुप थे उनको भी काफ़ी लॉस हुआ, और जो जर्मनी है उसको भी काफ़ी लॉस हुआ, काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए। तो वॉर का जो रेस्पॉन्सिबल था वो सारा का सारा जर्मनी के अंदर डाल दिया गया कि जर्मनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो इसी वजह से जो वहाँ का जो शासन था वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो गया। अब ये जो वॉर था उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, द वॉर हैड ए डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट्स बोथ, देखिए पूरा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, तो उस पर साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों तरह से मतलब बहुत तरह से नुकसान हो गया था। साइकोलॉजिकली ऐसा हुआ था, जो मेंटलिटी जो थी ना लोगों की वो बहुत ही ख़राब हो गई, लोगों की सोच समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग उसमें मर गए थे। बुक्स के अंदर पूरा डिटेल में दे रखा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में मारे गए थे जर्मनी के अंदर। और वैसे भी वॉर में काफ़ी सारा नुकसान होता है, और फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है। जब युद्ध होता है तो बहुत सारे हथियार चाहिए होते हैं और सेना का खर्चा होता है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो इसलिए वॉर का बहुत गलत इफेक्ट पड़ा था। फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिएटर यूरोप बिकम्स ए डेबिटर, तो जो जर्मनी जो था ना वो उसके अंदर देखिए पहले जर्मनी क्या करता था कि लोगों को पैसे दे, जर्मनी पावरफुल था तो जो आसपास की जो कंट्रीज़ थे ना उनको पैसे देता था उधार के लिए, ठीक है, लेकिन अब जो यूरोप जो है ना वो बिकम डेबिटर बन गया, ठीक है, मतलब उनको अब जर्मनी जो है, ठीक है, उसको पैसे उधार लेने पड़ गए लोगों से, क्योंकि उनके पास सारा खर्च हो गया था, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे ना उनकी भी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी। द सपोर्टर ऑफ वाइमर रिपब्लिकन, जो वाइमर रिपब्लिकन के जो सपोर्टर थे वर क्रिटिसाइज एंड बिकम्स ईजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स, तो ये जो लोग थे देखिए उनकी जो जनता थी ना वो खुद ही अपने जो गवर्नमेंट थी उसको बुरा कह रही थी कि इन्हीं की वजह से सारा नुकसान हुआ है, या फिर जो युद्ध हुआ है, जो भी वॉर की कंडीशन हुई है वो सारी की सारी जर्मनी की वजह से हुई है। और नुकसान भी होता है, देखिए दोनों जो सेनाएं थी ना, जैसे एलाइज की जो सेना थी ना
उन लोगों ने भी कहा कि हमारे भी जो भी नुकसान हुआ है सेना के अंदर उसकी भी भरपाई कौन करेगा, जर्मनी करेगा। सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबोव सिविलियन, ठीक है, तो सोल्जर्स जो है वो सिविलियंस मतलब जनता की वहाँ पे आ गए थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा द नेशनल हॉनर बिकम इम्पोर्टेंट, तो सबसे जो एग्रेसिव इनका वॉर का प्रोपेगेंडा क्या था कि जो नेशनल हॉनर मतलब सम्मान की जो स्थिति थी ना वो ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है, सब अपने अपने नेशनल हॉनर के लिए लड़ रहे थे। द फ्राइल डेमोक्रेसी कुड नॉट बी सर्वाइव एंड लेड टू इंस्टेबिलिटी इन यूरोप, और जो डेमोक्रेसी उस टाइम स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी वो यूरोप के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। देखिए इसके अंदर ये है कि जो भी मतलब युद्ध की कंडीशंस थी, वॉर की जो भी कंडीशंस थी उसके लिए जर्मनी को ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल माना गया, ठीक है, और उसके लिए वॉर का जो भी नुकसान हुआ था, ठीक है, तो जो भी वॉर का नुकसान हुआ था मतलब मनी से रिलेटेड फाइनेंशियली, तो वो सारा का सारा जर्मनी पे डाल दिया गया था। और इसके अंदर ये था कि जर्मनी जो है ना उसके जो भी एरियाज़ है, ठीक है, जो भी माइंस वगैरह हैं या फिर जो भी उनसे टैक्सेस वगैरह लेना ये सारा का सारा भार बढ़ा दिया गया था। पॉलिटिकल रेडिकल्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, किस तरह से जो पॉलिटिक है उसके अंदर रेडिकलम आ गया और जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। देखिए वॉर के बाद में कंडीशन सबकी ख़राब हो गई थी तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक कॉन्सिडेड विद द अपराइजिंग ऑफ ए स्प्रेटिक्स लीग, ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस। देखिए बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या है, रशिया के अंदर, इन रशिया 1970 के अंदर जब वॉर चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो उसी दौरान, ठीक है, उसी टाइम पीरियड के अंदर 1917 के अंदर रूसिया, ठीक है, रूस के अंदर जो है ना रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखना। ये हुई थी 1917 के अंदर। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो मोनार्ची का शासन था उससे अपने लिए रिपब्लिक बनने के लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था। द सेपरेटिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, तो उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बना ली जर्मनी के अंदर। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द जर्मनी पॉल्ड द वे फॉर हिटलर, और इसके लिए जो हिटलर जो है ना उसके लिए रास्ते तैयार हो गए। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जो है उनको काम नहीं मिल रहा था और युद्ध के बाद में वैसे भी हर चीज़ की कमी हो जाती है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशंस, राजनीतिक जो रेडिकलाइजेशन हुआ था वाज हाईएस्ट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस कब हुई, 1923 के अंदर। इस जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर रिपरेशन। देखिए जो सारा का सारा जो बोझ था ना वो जर्मनी पे डाल दिया गया था कि जर्मनी की वजह से ही काफ़ी हमको नुकसान हुआ है, जो भी इकोनॉमिक नुकसान हुआ है वो जर्मनी की वजह से हुआ, तो ये जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, और फ्रांस जो था ना उसने जर्मनी के जो भी इंडस्ट्री के एरियाज थे ना उनको कब्जा कर लिया था, जैसे रूहर, ठीक है, जैसे मान लेते कोल माइंस थी और गोल्ड का जो भी एरियाज था जहाँ पे भी उनको कहीं पे भी कोई माइंस वगैरह थी, फैक्ट्रीज वगैरह थी, तो उन सबको कैप्चर कर लिया था। जर्मनी रिटेल्डेंट विद द प्रिंटिंग पेपर करेंसी रिस्कलेसली, और इसके बाद में जो जर्मनी थी ना उन्होंने क्या किया, पेपर की जो करेंसी होती है मतलब जो नोट थे ना वो बनाना स्टार्ट कर दिए, और द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड। तो जो देखिए मार्क क्या है, जर्मनी की करेंसी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया होता है तो उस तरह से ये जर्मनी के रुपए थे। तो लोगों ने फिर क्या किया, उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए, पेपर करेंसी। और देखिए पेपर करेंसी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, उसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है एज रिसोर्सेज मान सकते हैं अपन या फिर गोल्ड वगैरह, ठीक है, तो जितना हमारी कंट्री के पास है उतनी ही हम लोग करेंसी है वो इमर्ज कर सकते हैं, छाप सकते हैं, नहीं तो फिर वो मंदी आ जाती है और उसकी जो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, वैल्यू नहीं रहती है। तो इसी तरह से जर्मनी ने वो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया, पैसे छापने स्टार्ट कर दिए, और फिर उसके पास बहुत सारे पैसे तो हो गए लेकिन उनकी वैल्यू है वो बहुत कम हो गई, उनका जो मार्क है वो कोलैप्स्ड हो गया। प्राइसेस ऑफ गुड्स और उनकी जो गुड्स की जो प्राइसेस थी ना वो बहुत बढ़ गई। दीज वर हाइपरफ्लेशन, हाइपर क्या होता है, महंगाई बढ़ना, ठीक है, तो काफ़ी मंदी हो गई थी, जो सामान था वो मतलब जैसे मान लेते हैं कि
एक ब्रेड था, ठीक है, ब्रेड का पैकेट अगर वो खरीदते तो उनको एक थैला भर के पैसा, इतने सारे पैसे ले जाने पड़ते थे, ठीक है। तो मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही थी, उसकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी, और जो चीज़ें थी वो काफ़ी महंगी हो गई थी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं था, क्योंकि पैसे थे, लेकिन पैसे का क्या करते हैं, उनके पास तो कोई वैल्यू नहीं बची उन पैसे की। तो इस तरह से काफ़ी जो है वो लोगों को नुकसान हुआ था, और जर्मनी के अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट है, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस। देखिए डिप्रेशंस के ईयर, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड के अंदर जर्मनी के अंदर जो कंडीशंस थी वो किस तरह से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। 1924 से लेकर 28 तक द शो द स्टेबिलिटी इट वॉज बिल्ड इज सैंड ऑन सैंड। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन। जर्मनी जो है वो किस पे थी, लोन पे डिपेंड थी, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं थे और उनको लोन लेना पड़ता था, और इन्होंने कहाँ से लिया था, यूएसए से, ठीक है। उधार लेके फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने काम स्टार्ट किए। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन विद द क्रैश इन 1929। ये सपोर्ट भी ज़्यादा टाइम पे वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए विड्रॉ हो गया, क्रैश, ठीक है। 1929 के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसको अंडरलाइन कीजिए आप लोग, 1929 के अंदर वैश्विक जिसको बोलते हैं मंदी, ठीक है, पूरी जो कंट्री जो पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर मारा मारी हो गई, मंदी आ गई थी, ठीक है। एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, क्योंकि देखिए ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है, ये यूएसए के अंदर सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग शेयर मार्केट का बोल सकते हैं ना, वो था। तो यहाँ पे जो भी शेयर मार्केट होता है ना, उस पर सारी की सारी इकोनॉमी डिपेंड होती है। तो ये जो है वो पूरी तरह से डाउन हो गई, क्रैश हो गई, ठीक है। तो इंडिया जो यूएसए है वहाँ पे भी काफ़ी मंदी आ गई थी। देखिए हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई के अंदर निफ्टी और जो चलता है ना, वो है, ठीक है। तो इस तरह से जब यूएसए जर्मनी को पैसे दे रहा था उधार, ठीक है, लेकिन अब उसके खुद के पास ही कम मतलब क्राइसिस आ गई, तो फिर वो जर्मनी को कहाँ से देता। तो इसी वजह से जर्मन इकोनॉमी वाज बैडली हिट। तो जर्मन इकोनॉमी काफ़ी हिट हो गई, मतलब उसको वो भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई। पहले तो ख़राब थी, उधार लेके काम चला रहे थे, उसके बाद में जो उधार देने वाला था उसकी खुद की कंडीशन ख़राब हो गई, तो फिर वो क्या करता। इट्स लेड टू सोशल अनरेस्ट। The middle class and working population was filled with the fear of politicians, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास लोगों के पास काम नहीं था, उनके पास मंदी थी, बेरोज़गारी थी, तो लोग जो है उनके अंदर बहुत ही भय का माहौल, ठीक है, काफ़ी जो नुकसान वाला एरिया था उनके पास। तो पूरी तरह से जो लोग हैं वो फियर में भरे हुए थे कि अब क्या करें। देखिए कंडीशन ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए सेम हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, तो पूरे देश के अंदर जो काम है वो एक तरह से बंद है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं काम मतलब रन कर पा रही है, गवर्नमेंट है वो अभी तो फिर भी दे रही है, लेकिन जर्मनी के अंदर तो ये था कि गवर्नमेंट है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है, एकदम रुक सा गया था जो भी काम था। तो इसी की वजह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल था कि क्या करें क्या नहीं करें, तो लोगों की जो मेंटालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, और लोग जो है वो डर के माहौल में जी रहे थे, क्योंकि खाने के लिए उनको लोगों के पास कुछ नहीं था, किस तरह से वो अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से उनको खिलाएंगे, ये काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, ठीक है। द वाइमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, ठीक है। तो एक तो था उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। आर्टिकल 1914 जो वाइमर रिपब्लिकन्स थे ना, उनके कुछ मतलब बता रखे हैं उसके अंदर क्या क्या इन्होंने चीज़ें ऐड कर रखी थी। विच गेव द प्रेसिडेंट टू पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। जो इमरजेंसी की पावर थी वो प्रेसिडेंट को दे रखी थी। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल्स बाय डिक्री, ठीक है। तो रूल्स जो है उनको भी डिक्री कर सकते थे, सस्पेंड जो सिविल राइट्स थे। तो ये जो सारे के सारे जो पावर थे ना, ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस के पास थे, जो वाइमर रिपब्लिक्स थी। तो ये फिर क्या करती, अपनी जो भी अपने पास पावर थी ना उसका मिसयूज़ करती, और जो भी जैसे जैसे इनका हेड चेंज होता तो वो अपने मौके की तलाश में रहता, और जनता जो है उसके ऊपर ज़बरदस्ती शासन करना चाहता था, क्योंकि जनता वैसे भी इसको पसंद नहीं करती थी। जनता जो है उसको वर्साई की ट्रीटी के अंडर में देख रही थी, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की बात है, 1914 से लेके 18, और उसके आसपास का जो भी टाइम था उसमें क्या कंडीशन रही थी जर्मनी की, जिसकी वजह से जो हिटलर है उसका राइज हुआ, हिटलर जो बना, ठीक है।
तो ये उससे पहले की तैयारी मतलब एक तरह से रूपरेखा है कि किस तरह से जो वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जर्मनी को माना गया, और जर्मनी को जो है वो कितना परेशान या प्रताड़ित किया गया, कितनी गलत उसके साथ में संधियाँ की गई थी, जिसकी वजह से फिर एक नया जर्मनी तैयार हुआ। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके लिए उन्होंने तैयारी की। ठीक है, तो ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।